हेलो एवरीवन, मेरे कल के वीडियो के लिए आप सभी ने इतने खूबसूरत कमेंट किए, बहुत सारे सवाल पूछे, ईमेल पे भी और कमेंट्स में भी। अधिकांश सवाल इस चीज से रिलेटेड थे कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को पढ़ें कैसे और समरी कैसे बनाएं, उसमें से कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फिगर्स या डेटा या फैक्ट्स हैं जिनको हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इन सभी को एक बार डिस्कस करने की बहुत जरूरत है। और जैसे कि हम जानते हैं करीब 15 से 17 सवाल आने की उम्मीद है आर्थिक समीक्षा से। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से पढ़ा जाए। ये आप जानते हैं कि राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू जो हम खोलते हैं तो उसमें पहली समरी शीट कुछ इस प्रकार की होती है और आपको यहीं से शुरुआत करनी है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, ये फैक्ट शीट हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी सिमिलर ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले यही इसी पेज से शुरुआत की जानी चाहिए कि आर्थिक समीक्षा का पहला पेज दिखता कैसे है। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ लेने का जो बेसिक मेरा पर्पस था वो ये था कि मैं आपको ये बता पाऊं कि इसमें से क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिएगा, जो ये कॉलम है इसको कतई नहीं देखना है, इस कॉलम को भी ड्रॉप कीजिए। The only important column is the last column, which is this column, जिसमें ये फिगर्स हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन फिगर्स को आपको दूसरे पेज पे समराइज कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस, ये जिस समरी पेज की हम बात करते हैं पूरा समरी पेज ये है, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट, इसी प्रकार से ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस और उसकी वृद्धि दर यहाँ लिखी हुई है। अब इसको लेकर के जो मैंने समरी शीट बनाई वो समरी शीट ये है। देखिए ये वाला फिगर 6,43,222 ये यहाँ लिखा हुआ है और मेरा लिखने का जो तरीका था वो था कि स्टेट जीडीपी दो फिगर्स होंगे, 2011-12 यहाँ लिखने का मतलब है ये उसका बेस प्राइस है और ये उसका फिगर है। फिर ये देखिए ये करंट प्राइस पे इसका फिगर है। साथ में मैंने किसी और कलर के पेन से लिखा हुआ है कि इट इज 5.70, 8.99। व्हाट इट इज नेट। बिकॉज अगर हमें ये याद है तो ये याद रखना बहुत आसान रहता है और तुलनात्मक रूप से भी इसको याद कर सकते हैं। तो जहां ये 6,43,000 आपने याद किया वहीं 5.70 लिख लीजिए सो दैट कंपैरिजन याद आ जाए। अब इसके लिए एक नया रो बनाने की जरूरत नहीं है कि इसका रेट क्या रहा, यानी वृद्धि दर क्या रही। ये देखिए इन्होंने एक नेक्स्ट रो में डाला हुआ है। हमें तो हमारे नोट्स को समराइज करना है, कम से कम स्थान में अधिक से अधिक जानकारी रखनी है और रिलेटिवली उसको पढ़ना है। सो माय स्ट्रेटजी वुड बी टू गो विद, आप यहीं इसकी रेट लिखिए और यहीं इसकी वृद्धि दर लिखिए करंट प्राइस पे और जो बेस प्राइस है उस पे। सो इट वाज -6.61 एंड -4.11। आई एम श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इन पे सवाल बनने की बहुत बड़ी संभावना है। यदि आप इंटेलिजेंट प्ले करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसी के साथ में इंडिया के फिगर्स भी लिख लीजिए। अब ये देखिएगा कि जब हम इस तीसरे सेक्शन की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इन स्टेट ग्रोस वैल्यू एडिशन, यानी अलग अलग जो क्षेत्रक हैं, कृषि क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उनका कितना परसेंटेज योगदान है। तो हमें इन फिगर्स को नहीं देखना है, स्ट्रेट अवे इन फिगर्स पे आ जाइए। मैं समरी बनाने के लिए सिर्फ इसलिए कहती हूँ ज्यादा फिगर दिखते हैं तो ज्यादा दिमाग खराब होता है और मुझे अक्सर लोग ये कमेंट भी देते हैं कि आप इतनी रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी कैसे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं पर मुझे लगता है कि ये भोगा हुआ सत्य है और इसको जरूर शेयर करना चाहिए ताकि कोई और इसको ना भोगे, कोई और को वो परेशानी नहीं हो जो मुझे हुई थी। तो आपके साथ ही मैं इतनी रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि जिस पेन से, जिस तकलीफ से मैं गुजरी इसको डेटा को याद करने के लिए, खुद ने एक स्ट्रेटेजी मतलब लड़ झगड़ कर सीखी, वो आपको न लड़ना पड़े न झगड़ना पड़े, खुद के साथ आपके पास एक स्ट्रेटेजी हो। सो लेट्स सी कि इसको लिखना कैसे है। तो मैंने यहाँ लिखा है क्षेत्र और क्षेत्र के सामने लिखा है 29.45, 28.15, 42.40। दीज आर द परसेंटेजेस। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि आपको पता ही होगा कि सेक्टर्स जो है वो परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। इनके सामने ही कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स लिख दीजिए। ये कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स जो है ये आपको नेक्स्ट इसमें मिलेंगे कि ये देखिए 29.77, 28.4, 45। अब ये जो फिगर्स हैं ये रो 4 और रो 5 के हैं। ये ऊपर वाले फिगर्स हैं वो कांस्टेंट प्राइस पे और नीचे वाले करंट प्राइसेस पे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली थिंग टू लुक फॉर इज कि यहाँ देखिएगा जब इनको याद करें तो कंपैरेटिवली याद कीजिएगा। किसी एक को याद कर लीजिए,
मान लीजिए आपने सिर्फ कांस्टेंट प्राइस पे याद कर लिया है, तो करंट के लिए आप इसका डेविएशन याद रख लीजिए, कितना कितना डिफरेंस है, क्योंकि पूरा पूरा फिगर याद रखना मुश्किल होता है। सिमिलरली पर कैपिटा इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पर कैपिटा इनकम कितनी है 2020 वाले ईयर एंडिंग में, 2020-21 में इट वाज 72,297 यानी 72,297 रुपीज। अब ये डाउन हुई है, क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट जीडीपी कम हुआ है। तो हो सकता है कितने परसेंटेज कमी है, ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा कि 78,000 से 72,000 हो गई है। ज्यादा मतलब 78,000 पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ है 78,390, नो, जस्ट रिमेंबर इट वाज 78 अर्लियर, नाउ इट इज 72,297। सिमिलरली पर कैपिटा इनकम ऑन करंट प्राइसेस इज 1,09,386 व्हिच इज 1,09,386। तो ये कितनी थी पहले? 115 थी, यानी 1,15,000 थी और उससे अब 109 हो गई है, 109,000। सिमिलरली 115,000 से अब हम बात करते हैं, एक सिर्फ यानी ऊपर ये लाइन गिनिए आप, कितनी लाइंस मैंने यहाँ लिखी हैं, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों में ये पूरे पेज की समरी आ गई है। इस पूरे पेज में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो उन सबको समेट करके हमने सिर्फ और सिर्फ 8 रोज में निपटा लिया है, यानी यहां तक खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने टोटल फूड ग्रेन वगैरह कहां से लिए, तो इसका जो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पेज था उस पे लिखा हुआ था टोटल फूड ग्रेन कितना हमने प्रोड्यूस किया, जो आईआईपी है यानी इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है वो कितनी है, फिर डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर कौन सा है, देन जो पावर है वो कितना पावर जनरेशन की कैपेसिटी हो चुकी है। ये समरी वाले चैप्टर से ही लिया गया है, जिसमें सोलर की 5,002 मेगावाट है, विंड की 4,337 मेगावाट है, तो इट इज लाइक दैट। फिर हमने नेक्स्ट समरी जो मैंने बनाई है, मैं आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेजेस पे दिखाऊंगी जहां से मैंने डेटा लिया है। सीपीआई आईडब्ल्यू सिटीज के लिए कौन कौन सी सिटी कंसीडर होती हैं, तो दीज आर जयपुर, भीलवाड़ा, और पहले अजमेर होता था, अब उसकी जगह अलवर को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अलवर इज अ हैपनिंग प्लेस व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर कौन करवाता है इसको, तो मैंने सिर्फ कौन लिख करके लिखा, लेबर ब्यूरो शिमला करवाता है। सिमिलरली जनरल जो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के लिए उसका बेस ईयर अभी भी 1986-87 है। बिलीव मी इट मे कंफ्यूज यू सेवरल टाइम्स, पर ये अभी भी इतना ही चल रहा है और उसकी वैल्यू कुछ 194 है, बिकॉज 100 के बेस पे लेके चले तो इतने सालों में 10 गुना तो हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट है सीपीआई रूरल एंड अर्बन कंबाइंड, इसकी बेस अभी भी 2012 है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसको पढ़े कैसे, इसी से लेकर के हमने शुरुआत की थी कि इकोनॉमिक रिव्यू को पढ़ना कैसे है। सो लेट्स सी कि इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या हो। जो लोग लैपटॉप को यूज करते हैं वो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और ओपन कीजिए, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसको पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या अपनाई। शुरुआत के कुछ पेजेस को तो ब्लाइंडली आप स्किप कर लीजिए। लेट्स रीच टू द फर्स्ट चैप्टर। इस फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपको बता दिया है कि इस फर्स्ट पेज की समरी कैसे बनानी है, और फिर आगे चलते हैं। ये सारे के सारे जो प्रेजेंटेशंस हैं इनके कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल कैपेसिटी से हमें मतलब है। यहां देखिएगा, हम अभी चल रहे हैं पेज नंबर 17 पे, और इसके की इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट एज कंपेयर टू इंडिया दिए हुए हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, बिकॉज लिटरेसी रेट ऑलरेडी 2016 में पूछा जा चुका है, फिर वर्क पार्टिसिपेशन रेट कोई बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है नहीं, सेक्स रेशियो वी ऑल नो 928 945, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बर्थ रेट, क्योंकि ये 2018 का डेटा है, तो इससे रिलेटेड शायद सवाल पूछा जाए, तो इट इज 24 एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज 20। डेथ रेट इट इज 5.9। आईएमआर और एमएमआर दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिन फिगर्स के लिए सब जगह कंसर्न उठता है और उनको हेल्थ इंडिकेटर से जोड़ के देखते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में आपको कहना चाहूंगी कि इसको हाईलाइट कीजिए। श्योर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए हाईलाइट करना बहुत आसान है। हाईलाइट करने का तरीका सिंपल सा ये है, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ आपको बटन मिल जाएगा हाईलाइट करने के लिए, उसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, तो मैंने इसको पहले हाईलाइट कर दिया है। फिर देखिएगा पेज डाउन में चलते हैं। इस पूरे पेज में सिर्फ कुछ ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे, जैसे रूरल सेक्स रेशियो 933, यहां मैंने हाईलाइट किया है। अर्बन रीजन में 79.70 लिटरेसी रेट की बात कर रही हूं, और ये 61.4 इन दी रूरल रीजन परसेंटेज वाइज।
ये लिटरेसी की बात हो रही है, अर्बन रीजन में 79 और रूरल रीजन में 61.4। तो अब इस पूरे पेज में हम देख रहे हैं कि सिर्फ 4 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले रीडिंग में आप इनको हाईलाइट कर लीजिए। आई एम वेरी श्योर आप लगातार 3 घंटे बैठेंगे तो आप इस पूरे इकोनॉमिक रिव्यू को पढ़ लेंगे। मैं आपको कुछ और इंस्टेंसेस दिखा देती हूँ, जैसे इस प्राइस इंडेक्स में लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार आरपीएससी सवाल पूछती है कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या शामिल होते हैं। तो उसमें फ्यूल शामिल होता है, पावर, लाइट, लुब्रिकेंट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ये शामिल होते हैं। तो इसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर लिया। फिर मैंने पेज डाउन किया और देखा बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है वो सिर्फ ये है कि कितने बैंक के ब्रांचेस हैं राजस्थान में। कई बार ऐसे सिली क्वेश्चंस भी पूछे चले जाते हैं कि कितने ई मित्र कियोस्क हैं या कितने ई मित्र प्लस कियोस्क हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ अच्छा, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे बाकी सारे सर्विसेज का आधारभूत ढांचा है, तो इसको भी मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है। फिर नीचे चलते हैं, देखिएगा इधर एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर में एक नई स्कीम चालू की गई थी, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। अब यहाँ इसमें फैक्ट के नाम पर सिर्फ 2 चीजें लिखी हुई थी कि हमने कितना पैसा डिसबर्स किया और कौन कौन एलिजिबल थे। तो इसके सिर्फ एलिजिबिलिटी को हाईलाइट किया है, पैसा कभी भी नहीं आता है। मैंने मतलब 2013 का भी प्रश्न पत्र देखा है, 16 का भी देखा है, 18 का भी देखा है, वहां फिगर्स में कि कितना पैसा सरकार ने खर्च किया वो तो अभी तक कभी नजर नहीं आया। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आता है कि कितने एलिजिबल लोग हैं या कितनी इंस्टेंसेस हैं। तो उसके लिए अभी यहाँ से हाईलाइट किया है कि एग्रीकल्चरलिस्ट, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड हमाल ये एलिजिबल हैं। नीचे चलते हैं तो ये देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, काफी टाइम से चल रहा है। इसको जिका यानी जापान के जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एजेंसी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, वो फंड कर रही है। तो इसके लिए कितने प्रोजेक्ट्स हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। फिर आप देख पा रहे होंगे इस पूरे पेज में क्या इंपॉर्टेंट था, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया। ये पढ़ने की स्ट्रेटेजी है। एक बार आप ये काम कीजिए, दूसरी रीडिंग में पेन और पेपर लेके बैठिए और इनको एक अलग पेज पे लिख लीजिए। 229 पेज का ये जो आई एम सॉरी ये 297 पेजेस का ये जो इकोनॉमिक रिव्यू है, आर्थिक समीक्षा है राजस्थान का, इसको आप बहुत आसानी से 10 पेज में समेट सकते हैं, क्योंकि सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। कृषि क्षेत्र की, शिक्षा के क्षेत्र की, कुछ ही क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं वो योजनाएं पूछी जाएंगी, और वो योजनाएं जो सिर्फ इसमें मेंशन है। हालांकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फरवरी में आता है, उसके बाद में सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी योजनाएं चलाई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो उनको हम एडिशनली डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आर्थिक समीक्षा को पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में देखा कि हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करें यानी हाईलाइट करें, और फिर उनको अलग से एक पेज में लिखी कैसे। अब आप में से कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास में लैपटॉप की सुविधा नहीं होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि मैं एडोब स्कैनर को यूज करना नहीं जानता, एडोब पीडीएफ रीडर जो है उसको यूज करना नहीं जानता हूं, तो मैं क्या करूं। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, अक्सर बात करती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखिए। आप अपने प्रिंट आउट को इस हाइलाइटर से तो हाईलाइट कर सकते हैं, चलिए हाइलाइटर नहीं है, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या किसी भी कारणों से नहीं है XYZ, तो घर में कलर पेंसिल्स होंगी, वो भी नहीं है, स्केच पेन्स होंगे, अजय वो भी नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज योर सिंपल पेन एंड मेक अ बॉक्स ऑन आउटसाइड बाउंड्री जो वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और दूसरा कलर का पेन यूज करो। लाल रंग के पेन 2-3 रुपए में मिलते हैं, उनसे हाईलाइट कर लीजिए। द ओनली थिंग इज कि हमें उस पूरे पेज में क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको अलग से रखना है अपने लिए ही, अपनी सुविधा के लिए ही, ताकि हम सेकंड रीडिंग में उसको अपने पन्नों में उतार पाए। अच्छा, उसको याद कैसे किया जाए, वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बिलीव में। तो उसको याद करने की जो स्ट्रैटेजी हो सकती है उस पर भी डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं कि हम याद कैसे करें। हम बचपन में याद कैसे करते थे, एक दूसरे को सुना करके। तो प्लीज पहले तो बोल बोल कर याद कीजिए और फिर एक दूसरे को सुनाइए, एक दूसरे को
पूछिए कि ना तुम मुझसे डेटा पूछो, मैं तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ। तो सबसे पहले तो बोलना इंपॉर्टेंट है कि बोल बोलकर याद कीजिए। दूसरा, एक दूसरे को सुनाइए। और तीसरा, किसी भी ज्ञान को अर्जन करने का जो सबसे सटीक तरीका है, सबसे ज्यादा कारगर तरीका है, वो है किसी को पढ़ाइए। यानी अपने ही ग्रुप में किसी को बोलिए कि आओ दोस्त, तुमको मैं पढ़ाता या पढ़ाती हूँ और तुम मुझे ये वाला कंटेंट पढ़ना। जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो जरूरी है कि आप उसको पहले समझेंगे और उसके बाद में आप उनको पढ़ा सकने की क्षमता रखेंगे, यानी याद करके पढ़ाएंगे। तो इसको याद करने के लिए, अच्छा, एक काम मैं अक्सर और कहती हूँ, मान लीजिए ये आपकी एक स्टडी टेबल के सामने की दीवार है और यहाँ सामने आपकी टेबल रखी है, एक चेयर रखी है, तो दीवार पे उन हस्तलिखित पन्नों को चिपका दीजिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, जो आई एम सॉरी इट इज SIGHT, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो दिमाग आंखों के दूर से दूर है, वो दिमाग से दूर जाने में देर नहीं लगती, तो इसलिए हमें आंखों के सामने रखना है। तो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, लेकिन इसको क्यों ना उल्टा कर दें, हम ये करेंगे कि इन फ्रंट ऑफ आईज, उल्टा कर देते हैं, इन फ्रंट ऑफ साइट इज इनसाइड द माइंड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रैटेजी आपकी खुद की हो। ये सिर्फ कुछ वो नुस्खे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कुछ ऐसा ही काम किया था कि हर एक चीज के शॉर्ट नोट्स बनाए और उनको अपने टेबल के सामने चिपका लिया, पहले बोल बोल के याद किए, फिर एक दूसरे को सुनाया, और जब ऐसा लगा कि इससे भी और अच्छा करना है तो ये पढ़ाने वाला काम स्टार्ट किया था कि हम ग्रुप में स्टडीज करते थे, एक दूसरे को पढ़ाते थे। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा कि आर्थिक समीक्षा को पढ़ना कैसे है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ कहना चाहती हूँ कि मैंने जून 2019 के अंदर एग्जाम लिखा था, मेंस, और उसके बाद में जो आर्थिक समीक्षा आई उसको मैंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ा। तो जो मेरे आर्थिक समीक्षा के क्रिस्प नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपके लिए वो इररिलेवेंट होंगे। मतलब वो मेरी तरफ से एक इनजस्टिस होगा ये कहने के लिए कि देखो ये आर्थिक समीक्षा के नोट्स इनको पढ़ लो, नहीं, वो सब ऑब्सोलीट हो गए, यानी पुराने हो गए, तो उनको मैं आपके साथ शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ आपको ये समझाने के लिए आई हूँ कि पढ़िए कैसे इसको और इसकी शॉर्ट समरी कैसे बनाइए। स्टिल अगर आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसका PDF बना करके आपके साथ शेयर कर लूं, पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि जो मुझे याद है मैं उसको स्किप करूंगी और जो मुझे याद नहीं है मैं उनको डालूंगी। और ऐसा भी हो जाए बाई चांस कि मैंने जो डेटा डाला वो पूछा नहीं गया, उसके अलावा कुछ और पूछा गया, तो फिर कल आप मुझे ब्लेम करेंगे, मुक्ता मैम आपने तो कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से शॉर्ट आएंगे। तो अगर इस तरीके से आप मुझे माफ कर सकते हैं तो सर्टेनली मैं आपके लिए इसकी शॉर्ट समरी बनाने की कोशिश करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आप अपने सवाल मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। इस आर्थिक समीक्षा के अलावा कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपको पढ़नी चाहिए स्कीम्स, उनके बारे में मैं आपको नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से स्कीम्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। पहली स्कीम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, विदाउट डाउट ये बाद में लॉन्च की गई और हालांकि बजट के भाषण में थी ये, लेकिन बजट पे हमने अभी डिस्कशन नहीं किया है। दूसरा, अगर आप याद कर पाएंगे तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से आई थी अंबेडकर DBT योजना, उसके पैरामीटर्स को भी एक बार जरूर देखिएगा। और तीसरी जो मुझे योजना समझ में आ रही है वो ये अभी करंट चल रही है, प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा। करंट से जुड़ के देख सकते हैं या करंट जो स्कीम्स को रिलेट करके देख सकते हैं, पर प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, इसको नहीं छोड़ना है। कुछ और भी जो मुझे याद आएंगी वो सारी स्कीम्स मैं आपके साथ में PDF बना करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूंगी। जैसे आपने आर्थिक समीक्षा के लिए पूछा, वैसे आप कुछ और कंटेंट चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका मार्गदर्शन कर पाऊं। आप सभी को मैं PDF अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स का नहीं उपलब्ध करा पाऊंगी, इसके लिए सॉरी। कोशिश करती हूँ 2 दिन में बनाने की, पर कमिटमेंट नहीं करूंगी क्योंकि और भी बहुत सारे काम मैंने ले रखे हैं। आप सबके प्यार के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।